हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 26। तो इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, जिससे भी कभी कभार बोले बढ़ के जो है एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और वो है आपका क्या, ट्रिब्यूनल्स या ट्राइब्यूनल्स, जिसको हम लोग हिंदी में जो है न्यायाधिकरण या कहते हैं। कुछ इस तरीके से हिंदी में आपका लिखा होता है। अगर मैं बताऊं, न्यायाधिकरण, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको हिंदी में लिखा हुआ। अब सबसे पहले बच्चों, आपके एग्जाम में क्या आता है इसको लेकर क्वेश्चन, कि जो ट्राइब्यूनल है क्या ये हमारे, मैं बात करूं, क्या इट इज प्रेजेंट इन आर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? तो इट इज नॉट प्रेजेंट इन आर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने 1950 को क्या किया, इंप्लीमेंट किया या अडॉप्ट किया, वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये जो है आपका बाद में जो है कैरी ऑन किया गया है। ठीक है, बाद में कैरी ऑन किया, तो एज यूजुअल है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू कैरी ऑन किया गया, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट जो किया गया उसके थ्रू किया गया। ये क्वेश्चन अगला बन सकता है, इसको लिख लो। बाई 42nd, बाई 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाई 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1946 दिस व्हाट ट्रिब्यूनल हैज बीन एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर क्वेश्चन ये आएगा अगला कि 1976 या 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के थ्रू कौन सा पार्ट एड ऑन किया गया है और कौन से आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किए गए। ठीक है, तो अगर ऐसा आएगा तो भाई आप क्या टिक करेंगे? तो आप लिखेंगे पार्ट आपका क्या, 14A। ठीक है, पार्ट 14A जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया, पहली चीज। और दूसरा, कौन सा आर्टिकल्स जो है वो एड ऑन किए गए, तब आप टिक करेंगे आर्टिकल 323A, 323A और 323B। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स जो है ध्यान रखना बच्चों, एड ऑन किए गए, 323A एंड 323B। तो इसको मेरे साथ साथ शॉर्ट में लिखते जाओ। यहीं से आपके सीधा सीधा क्या बनेंगे बच्चों, एमसीक्यू बनेंगे। बिल्कुल हम लोग बच्चों उसी तरीके से पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट, और थोड़ा सा एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पढ़ने। तो अभी तक की इंफॉर्मेशन में या अभी तक के वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आ गया कि जो ट्राइब्यूनल था वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बाई 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 ये जो ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया। और जब एड ऑन किया गया अमेंडमेंट के थ्रू, तो किस में आया? पार्ट 14A में आया। याद रखना 14A, इसमें ऐसे भी देता हूँ 14A में। और कौन से आर्टिकल जोड़े गए? 323A और 323B जो है वो जोड़ा गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाएं तो 323 323 ए में क्या चीज है, और ऐसे ही 323 बी में क्या चीज है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो 323 में आपके क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, और 323 जो बी है उसमें क्या है, ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स जो है बच्चों बनते रहते हैं, ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। ठीक है, तो एक यहां से देखो आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं वो किस आर्टिकल में आते हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा तो आप टिक करेंगे भाई 323A में आता है। और ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स जो है वो किस आर्टिकल में आते हैं, तो सीधे आप टिक करेंगे 323B में आता है। अब यहां से क्वेश्चन की बात करें कि जो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के आपके होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो कि 323A में आते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कैट, CAT,
जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इसको लिख लो, सी फॉर सेंटर, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, टी फॉर ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो कैट पूछेगा भाई सीधा, यहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके एमसीक्यू के लिए, क्या कि कैट जो है वो किस आर्टिकल में आता है, तो आप टिक करेंगे 323 ए में आता है। और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है वो है आपका सैट। ठीक है, सैट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो क्वेश्चन आएगा कि सैट भी किस आर्टिकल में आता है, तो आप टिक करेंगे 323 ए में आपका क्या आता है बच्चों, सैट आता है। ठीक है, तो यहां तक आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। अब बात करें जो ये आपके ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स हैं, जो कि आपके किस आर्टिकल में आते हैं, 323 बी में आते हैं। तो अदर मैटर्स में इसको आप एक लिस्ट लिख लो, इसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या हो गया, टैक्सेशन हो गया आपका। ठीक है, इसको लिखते जाओ मेरे साथ साथ, टैक्सेशन के लिए अदर ट्राइब्यूनल्स बनते हैं आपके। देन उसके बाद फॉरेन आपके एक्सचेंज में कुछ अगर आता है डिस्प्यूट, तो उसके लिए ट्राइब्यूनल्स अलग से बनते हैं। ठीक है, देन थर्ड की अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो आपके अलग से बनते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, पर आप पूरा लिखेंगे। पहला क्या बताया मैंने आपको, टैक्सेशन। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, फॉरेन एक्सचेंज। थर्ड क्या मैंने आपको बताया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फोर्थ लिखिएगा इंडस्ट्रियल एंड लेबर। फोर्थ लिखिएगा इंडस्ट्रियल एंड लेबर। ठीक है, फिफ्थ लिखिएगा लैंड रिफॉर्म, उसके लिए अलग से कई बार जो ट्राइब्यूनल्स हैं बनाए जाते हैं, लैंड रिफॉर्म। देन उसके बाद आपका फूड स्टफ। ठीक है, रेंट एंड टेनेंसी राइट। ठीक है, रेंट एंड टेनेंसी राइट। तो इसके लिए ये कुछ क्या बनाए जाते हैं बच्चों, ट्राइब्यूनल जो है वो बनाए जाते हैं अंडर दी आर्टिकल 323 बी के लिए। तो इसमें बच्चों ये इस वाला जो पार्ट है यानी कि 323 बी, इसके तो इतने एग्जाम में बहुत रेयर होते हैं कि टैक्सेशन को लेके जो ट्राइब्यूनल है उसके बारे में बताओ, या इंडस्ट्रीज के बारे में जो बने हैं, लेबर के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। मेन तौर पे बच्चों जो इसमें क्वेश्चन आपके आते हैं, दैट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 323 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और इंडिविजुअली दे विल आस्क यू द क्वेश्चन अबाउट द कैट, स्ट्रक्चर क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं, एंड अबाउट द सैट यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो हम लोग सबसे पहला समझेंगे अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। यहाँ पे लिख लो, दोबारा से हेडिंग डाल देना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और 323 ए। देखो बच्चों, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार ये आपको क्या होते जाएंगे, याद होते जाएंगे, और वही आपके एग्जाम में क्या करेंगे, आपको मदद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल थे, यानी कि दोनों आपके मैं बात कर रहा हूं, कैट और आपके सैट, ये दोनों का जो फॉर्मेशन ईयर है, ठीक है, फॉर्मेशन ईयर जो है वो कब का है, तो आप टिक करेंगे 1985। ठीक है, बोथ आर फॉर्म्ड इन 1985, और किसके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के थ्रू। इसको लिख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, क्योंकि उसको पावर कहां से मिली, 323 ए से मिली, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। ठीक है, तो एक चीज ये आपको ध्यान में रखें। अब इसमें बच्चों सबसे पहले कैट और सैट है, तो एजुअल है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कैट की बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो कैट, या फुल फॉर्म में आप लिख लीजिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल। ठीक है, चलिए इसके कुछ कुछ मेन सीधा सीधा पॉइंट लिखेंगे जो सीधा आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि अभी राइट नाउ जो कैट है उसकी कितनी बेंचेस हैं, तो दे हैव राइट नाउ 17 रेगुलर बेंचेस। ठीक है, 17 रेगुलर बेंचेस, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि 17 बेंचेस हो गई, तो एक तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरा 21 क्या है, सर्किट बेंचेस। 21 अगर एग्जाम में आएगी, नंबर ऑफ सर्किट बेंचेस बताओ कितनी है, तो याद रखना है 21 क्या है आपकी, सर्किट बेंचेस। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपका देखो यहां से तैयार हो गया, नंबर ऑफ रेगुलर बेंचेस बताओ कितनी है, 17, और नंबर ऑफ सर्किट बेंचेस कैट की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कितनी है आपकी,
21 आपकी। ठीक, अब बात करें कि ये जो आपका कैट है डील्स आउट विथ विच मैटर्स। ठीक है, तो इसको लिख लो, इट डील आउट्स, जो कैट होता है रिलेटेड टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट्स ऐसे लिख लो, डिस्प्यूट्स शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू, डिस्प्यूट्स अगला पॉइंट बना के लिखना, जितना मैं बोल रहा हूं उतना पूरा लिखो, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आप पूरा लिखेंगे। तो लिखिए डिस्प्यूट्स या इट व्हाट, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, disputes related to recruitment and services। जैसे आप मान लीजिए आईएएस बन गए, उसके बाद भी कई बार डिस्प्यूट कुछ हो सकते हैं, तो रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ऑफ क्या, पहला ऑल इंडिया सर्विस। तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्विस की, तो आपको पता होना चाहिए और आपको शायद पता भी होगा कि ऑल इंडिया सर्विस हमारे यहाँ 3 ही को मानते हैं। कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विस है आपकी, एक तो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरी आपकी आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और थर्ड आपकी आईओएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, 3 सर्विस को ही हम लोग बच्चों क्या मानते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के अंदर हम लोग इसको काउंट करते हैं। तो ये जो कैट होता है, पहला जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के समय या जब उनके अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं और सर्विस के दौरान कुछ अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसको कैट में जाके आप चैलेंज कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड किस सर्विसेज के लोग जाके चैलेंज कर सकते हैं कैट में, वो है आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद थर्ड आप मान के चलें क्या, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर, तो लिख दो सिविल पोस्ट। ठीक है, ये थर्ड होंगे आपके अंडर द सेंटर। ठीक है, सिविल पोस्ट, तो ये पहले मानो फर्स्ट, ये आपके सेकंड हो गए और ये आपके थर्ड हो गए। ठीक है, ये लोग भी जाके अपील कर सकते हैं भाई, कोई अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो और फोर्थ लिख लो, ये भी जाके अपील कर सकते हैं सिविलियन एम्प्लॉइज, इसको लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार मिस हो जाता है बच्चों से, सिविलियन एम्प्लॉइज, सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में कई सिविलियन एम्प्लॉइज भी काम करते हैं। ठीक है, तो डिफेंस सर्विसेज किस में आ गई, कोई भी उठा के देखो डिफेंस सर्विसेज, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या कोस्ट गार्ड हो, उसमें रेगुलर जो डिफेंस सर्विसेज के पर्सनल्स होते हैं उनको छोड़ के कुछ 10 to 20% या कई जगह पे 50 तो नहीं होते, 30 भी हो सकते हैं, लेकिन मेन तौर पे 10 to 15% जो है सिविलियन एम्प्लॉइज होते हैं। तो वो भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है सर्विस को लेके अपनी, वो कहाँ पे अपील कर सकते हैं, कैट में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड बाई इट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, कैट में कौन से एम्प्लॉइज जो है वो अपील नहीं कर सकते, द एम्प्लॉइज विच कैन नॉट अपील इन फ्रंट ऑफ द कैट। तो उसको लिख लो, ऐसे छोटी सी एक हेडिंग डालना, फॉलोइंग एम्प्लॉइज कैन नॉट अपील इन फ्रंट ऑफ कैट, फॉलोइंग एम्प्लॉइज कैन नॉट अपील इन फ्रंट ऑफ कैट। तो लिखो कौन कौन से हैं, सबसे पहला डिफेंस ऑफिसर्स या मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये फर्स्ट आपके हो गए, मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस। दूसरा लिखो सेकंड आपके ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो अपील नहीं कर सकते कैट में, उनके लिए अलग प्रोविजन है। एंड सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, दे आर नॉट कवर्ड अंडर द कैट। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा कैसे, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो भी मैंने आपको डेटा लिखाया वो कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से जो ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, दे कैन नॉट अपील इन फ्रंट ऑफ कैट। तो ये जो कैटेगरीज मैंने आपको लिखा है, डिफेंस फोर्सेज हो गए आपके, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, सेक्रेटरियल हो गए, स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट। गॉट इट, बहुत क्लियर कट आपको मैंने ये समझा दिया। अब आगे आते हैं, आगे बात करते हैं क्या कि ये जो आपका कैट है इसका कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, कंपोजिशन थोड़ी डाल लो, कंपोजिशन
तो कंपोजिशन में जो है वो लिखा हुआ है क्या, इसका एक क्या होगा, चेयरमैन होगा, ठीक है। फिर क्या होंगे आपके, वन क्या होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, और फिर आपके क्या होंगे, मेंबर्स, ठीक है। ये इसका एक कंपोजिशन जो है वो दे रखा है, चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए, और आपके मेंबर्स हो गए, ठीक। देन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल दीज members, either they are chairman or vice chairman member, they have the power of, or you can say they have given the status of judges of high court. So लिख लो, they have the status of what, judges of high court. बहुत बड़ी पावर जो है, अगर दिखा स्टेटस दिखा जाए तो दे रखा है, they have the what status of the judges of high court. तो देखो यहां से अब आपका एक बच्चों क्या बन जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपके क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो कैट के मेंबर्स हैं, आइदर दे आर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स, उनका स्टेटस किसका होता है, किसके बराबर का होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर का होता है। ऑप्शन में देखो ऐसे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर का होता है, या हाई कोर्ट के जज के बराबर का होता है, या सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का होता है। तो आप क्या टिक करेंगे कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं और चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन है, उनका स्टेटस हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। यू कैन अंडरस्टैंड देयर पावर्स, ठीक है। तभी तो भाई कैट इतनी हायर बॉडी मानी जाती है। अब दूसरा चीज आता है कि यहाँ पे जो चेयरमैन है उसकी जो क्या है, रिटायरमेंट जो एज है, या सर्विंग जो एज है, वो कहाँ तक होती है। तो ध्यान रखना है, या तो 65 ईयर्स तक की एज हो जाए, या आपका 5 ईयर का क्या हो जाए, टेन्योर हो जाए। दोनों में से जो पहले होगा, या तो 65 ईयर्स की एज हो जाएगी तो रिटायर हो जाएंगे चेयरमैन साहब कैट के, और या आपके उनकी 5 ईयर का टेन्योर हो जाएगा, तब भी वो कैट के चेयरमैन की पोजीशन से रिटायर हो जाएंगे। बाकी की अगर हम बात करें तो उनकी जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 62 आपका ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 62 ईयर्स ऑफ एज, या 5 ईयर का क्या हो जाए, टेन्योर हो जाए। दोनों में से जो पहले हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि कैट के चेयरमैन और मेंबर्स का रिटायरमेंट एज या टेन्योर एज बताओ। तो देखो टेन्योर एज दोनों का 5 है, बट आपका जो रिटायरमेंट एज है वो उनकी चेयरमैन की 65 है, और बाकी की जो है वो आपकी 62 ईयर्स। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अब अगला एक क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके चेयरमैन और मेंबर्स हैं, ठीक है, इनका जो क्या होता है बच्चों, अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन करता है, तो दे वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। सिंपल वहां पे नीचे ऑप्शंस में होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं या प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो आप क्या टिक करेंगे, ऑल द मेंबर्स एंड चेयरमैन एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे मैं पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाता आ रहा हूँ कि प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ एक तरीके के रबर स्टैंप माने जाते हैं। ये लैंग्वेज लिखी हुई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कभी बुक में पढ़े तो ये वर्ड यूज होता है रबर स्टैंप। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1% ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर है जो प्रेसिडेंट अपना किसी के विदाउट यानी व्यू करते हैं, बट 99% जो काम है वो पीएम प्लस कैबिनेट के कहने पर करते हैं, उनके रिकमेंडेशन पर करते हैं। तो एज यूजुअल है कि जो प्रेसिडेंट यहाँ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं चेयरमैन का और बाकी मेंबर का, वो भी आपके पीएम प्लस कैबिनेट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनके कहने पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, बट ये जो नाम नॉमिनेट होते हैं करने के लिए, नेम्स, कि भाई नेम्स जो नॉमिनेट होते हैं उसको करता कौन है, दैट हैज बीन रिकमेंडेड बाय हाई पावर सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, द नेम्स हैज बीन रिकमेंडेड बाय हाई पावर सिलेक्शन कमेटी, हाई पावर सिलेक्शन, हाई पावर सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। हाई पावर सिलेक्शन कमेटी जो है वो ये नाम रिकमेंड करती है। और ये जो हाई पावर सिलेक्शन कमेटी है दैट हैज बीन चेयर्ड बाय, ऑलवेज चेयर्ड बाय, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, चेयर्ड बाय सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई भी सिटिंग जज हो सकता है, तो इनकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो
सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये कमेटी क्या करेगी, आपका वो करेगी, रिकमेंड करेगी। और ये जो चेयरमैन होते हैं सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, सिटिंग जज जो कि इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, इनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लेयर्स की पार्शियलिटी रखी गई है, मतलब कितने लेयर्स की वो रखी गई है, क्या सिक्योरिटी रखी गई है कि किसी भी हालत में कोई गलत जो पर्सन है वो कैट का ना तो चेयरमैन बन पाए और ना तो आपका मेंबर बन पाए। फिर कई बार आता है कि कैट जो है किस रूल को फॉलो करता है, तो कैट ऑलवेज फॉलो व्हाट और गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसको लिख लो, कैट गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बड़ा सीधा साधा लाइन है, लेकिन एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्या कैट के जो क्या है जजमेंट है, या मैं इसको वर्ड बोलूं सेंटेंस, क्या उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो मान लो ये एक एक्स जो है, एक आपका आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द कैट, जो सेंटेंस दिया गया। तो कैट जो एक्स है, क्या वो कैट के सेंटेंस या जजमेंट के अगेंस्ट में अपील कर सकता है, कर सकता है। बट अब एक प्रोविजन क्या हो गया है कि पहले वो जाएगा हाई कोर्ट में against the judgment of the cat, and if he is not satisfied with the judgment of the high court, then जो x होगा वो कहाँ जाएगा, in the supreme court। ठीक है, against the judgment of the what और against the sentence of the cat। याद रहेगा, x एक आईएएस ऑफिसर है, उसका एक केस जो है कैट में चल रहा था, कैट ने कोई जजमेंट या सेंटेंस सुनाया एंड एक्स इज नॉट सेटिस्फाइड, तो वो पहले कहाँ जाएगा, आपका हाई कोर्ट में जाएगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कैट का जो सेंटेंस। तो उम्मीद है यहां तक जो है आपको समझ में आ गया। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का दूसरा पार्ट ले लेते हैं, यानी कि 323A ही चल रहा है अभी हमारा, तो याद हो गया होगा बच्चों। 323A का सेकंड पार्ट ले लेते हैं, और वो सेकंड पार्ट क्या है आपका, सैट। ठीक है, सैट मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ये भी आपका पहला पॉइंट क्या रखोगे कि 1985 में बनाया गया था, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ठीक है, और स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड ऑफ द कंसर्न ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी हैं वहां पर ये आपका बना होता है। तो अभी हम बात करें बच्चों कि राइट नाउ आपके कितने, हाउ मेनी सैट वी हैव। तो राइट नाउ सिर्फ 9 स्टेट्स में ही आपके क्या है, सैट्स। बाकी स्टेटों ने अभी क्रिएट नहीं करवाए हैं अपने यहाँ, सिर्फ 9 स्टेट में सैट है। अभी 9 स्टेट कौन कौन से हैं लिख लो, कई बार एग्जाम में आता है यहीं से। सबसे पहला आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद उड़ीसा, देन उसके बाद कर्नाटका, देन उसके बाद एमपी, देन उसके बाद महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, देन वेस्ट बंगाल, और सबसे आखिरी में आपका केरला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेट्स में ही आपका क्या है, सैट है। बाकी स्टेटों ने अभी तो इसको एक्टिवेट नहीं करवाया है। ठीक, अब इसके भी अगर हम बात करें, कंपोजिशन की बात करें कि इसका कंपोजिशन किस तरीके का होता है, यहाँ से सीधा एग्जाम में देख लेते हैं क्वेश्चन वाइज। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें चेयरमैन होते हैं और आपके मेंबर, जैसे कि किसमें थे आपके, कैट में थे, चेयरमैन एंड मेंबर्स। ठीक है, एक चीज याद रखनी है, एंड सारे के जो आपके मेंबर्स और चेयरमैन है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन क्या लिखोगे, अपॉइंट, इसको लिख लो पॉइंट वाइज, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ सैट, chairman and members of SAT appointed by the president, but after the consultation with governor of the state। ठीक है, करेंगे तो, बट गवर्नर किससे कंसल्ट करेंगे, सॉरी प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करेंगे, आफ्टर द कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइंट
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैट भी आपका होता है, जैट, जैट इज ऑल्सो प्रेजेंट, ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर 2 और मोर स्टेट, ठीक है। और इसमें भी वही है कि द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ जैट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न्ड गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इस जो आपके चेयरमैन होते हैं उनकी क्या होगी, रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स ऑफ एज होगी या 5 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए। और जो मेंबर की आपकी होती है वो आपकी 62 ईयर्स ऑफ एज होती है या 5 साल, जो दोनों में से आपका पहला। जैसे कि आपका किसमें था बच्चों, कैट में था, ठीक है। कैट में भी ये लिखा था, मैं कंपेयर करके बताता हूँ। जो कैट था और जो आपका सैट था, ठीक है, दोनों में आपके क्या थे, चेयरमैन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है आपके चेयरमैन, और दोनों में ही ध्यान रखना वाइस चेयरमैन है। इसमें भी आपके वाइस चेयरमैन है, स्पेसिफिक बता दे रहा हूँ, वाइस चेयरमैन है। और फिर बाकी के क्या हो गए आपके मेंबर्स, फिर बाकी के क्या हो गए मेंबर्स हो गए। तो यहाँ पर चेयरमैन, कई बुक्स में चेयरमैन की एज 65 दे रखी है, मैं पहले क्लियर कर दूं। कई बुक्स में आपके जो वाइस चेयरमैन है उसको इंक्लूड कर रखा है और फिर 65 की एज बता रखी है, ठीक है। तो इसको दूर कर देता हूँ मैं, 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये आपका, या 6 साल। और इसमें मेंबर्स की जो होगी वो क्या होगी, 62 ईयर्स ऑफ एज, सॉरी 6 साल नहीं, 5 साल। और यहाँ पे 62 या 5, बस। अब बात करें इनके क्वालिफिकेशन की, कि क्या एक बेसिक क्वालिफिकेशन है कि अगर हम चेयरमैन की बात कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन की बात कर रहे हैं या मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट से आपको इतना डीप में नहीं जाना है। लेकिन मैं ओरली बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो चेयरमैन है उसकी जो क्वालिफिकेशन बताई जाती है कि ही और शी हैज बीन अ हाई कोर्ट जज, ठीक है, चल सकता है हाई कोर्ट जज। और जो वाइस चेयरमैन होता है, ही हैज बीन वाइस चेयरमैन फॉर अराउंड 2 years, ही हैज बीन सर्व सेक्रेटरी। तो खैर इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाना बच्चों, बस आपको ध्यान रखना है कि इनका जुडिशियल, सबका जो है कहीं ना कहीं जुडिशियल जो बैकग्राउंड है वो आपका रहे, ठीक है। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमने पढ़ लिया, कैट और सैट। और जो आपका क्या है ट्रिब्यूनल फॉर अदर मेंबर्स, वो मैं आपको शुरू में लिखा चुका था टैक्सेशन के लिए। बस आपको इसका एक आर्टिकल याद रखना है, 323B, ये बस एक आपको याद रखना है। बाकी इसके इतने फंक्शंस कभी भी पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और सर्किट जो सिटिंग होती है उसमें आप ध्यान रखना कि लगभग लगभग सारे जो स्टेट हैं वो कवर अप कर लिए गए हैं सर्किट बेंचेस में बैठ के। इसलिए आप ये नहीं कर सकते किसी स्टेट में कैट या सैट नहीं है तो आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है।